नमस्कार। साथ विजय कुमार पंड्या और एमपी की सियासत 27% ओबीसी आरक्षण पर आकर टिक गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खुद को ओबीसी हितैषी बताने में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो महाविजय का संकल्प लेकर चुनावी मैदान में होगी। इधर कांग्रेस इस पूरे मामले में बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। ओबीसी हितैषी बनने की होड़, एमपी की सियासत ओबीसी की ओर। बीजेपी कांग्रेस देगी 27% आरक्षण। अब 2023 से पहले पंचायत का रण। एक बार फिर एमपी की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ओबीसी हितैषी बनने की होड़ मची है। इधर बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। बीजेपी ओबीसी को 27% से ज्यादा टिकट देगी। बीजेपी पंचायत चुनाव में महाविजय के संकल्प के साथ उतरेगी। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम शिवराज ने ओबीसी को न्याय दिलाने का वादा किया है, लेकिन षड्यंत्र और महापाप कांग्रेस ने किया है। तो एक इनके इस पाप का पर्दाफाश भी करना है। पूरे आत्मविश्वास के साथ महाविजय का इतिहास रचने, ओबीसी को न्याय देकर, समाज के सब वर्गों को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। तरी तो कांग्रेस थी जो चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया, लेकिन हम लोगों की तैयारी पूरी हो गई थी। हम लोग तो मैदान में जा रहे थे। कांग्रेस पराजय के डर से चली गई कोर्ट और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो। महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करें अध्यक्ष जी। पूरी तरह से हम तैयार हैं और विजयी होंगे। इधर कांग्रेस भी ओबीसी वोटर्स को लुभाने में लगी है। कांग्रेस भी 27% के आधार पर उम्मीदवार उतारेगी। वहीं ब्लेम गेम के मामले में भी कांग्रेस पीछे नहीं है। कांग्रेस बीजेपी की ओर से कोर्ट में सही से पक्ष नहीं रखने का राग अलाप रही है। क्या करेंगे? वो तो अब कानूनी तरीका निकाला है। जिन्होंने तो अपना केस सही पेश नहीं किया। अगर ट्रिपल टेस्ट वाला हो जाता तब तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि जो इन्होंने हमें डिटेल्स दी हैं ये अधूरी है। सर क्या बचना चाह रही है सरकार चुनाव से? अब मुझे ये नहीं पता। ये तो हर चीज से बचना चाह रही है, आम जनता से बचना चाह रही है। ये पहले हमारे पिछड़े वर्ग को तो आरक्षण दें। भले ही 2023 के चुनाव में अभी वक्त हो, लेकिन आम चुनाव जैसा नजारा एमपी पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषक तो इसे 2023 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देख रहे हैं। लेकिन ये तो साफ है कि जिस तरह से ओबीसी पर एमपी की सियासत तप रही है, ये मुद्दा 2023 में भी खूब गर्माता दिखेगा। और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में अब राजनीति और ज्यादा तूल पकड़ती जा रही है। ग्वालियर में ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक हुई है, जहां 21 मई को प्रदेश बंद करने का फैसला लिया गया। इस दौरान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीसी बघेल भी शामिल रहे। महासभा के पदाधिकारियों ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहीं ना कहीं ओबीसी को बरगलाना हो रहा है। अगर वाकई में आप ओबीसी के हितैषी हैं तो आप लोकसभा में कानून बना के और हमें संवैधानिक दर्जा दें और हमारी संख्या के अनुपात पे हिस्सेदारी दें। हम 21 तारीख को बंद करके हम विरोध प्रदर्शन करके और चेताना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मांगी तो निश्चित तौर पर फिर हमारी कोर कमेटी जो निर्णय लेगी, राष्ट्रीय कोर कमेटी ओबीसी महासभा की, निश्चित तौर पर हम और उग्र आंदोलन करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और आदिवासियों पर अत्याचार को मुद्दा बनाकर मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है। इसे युवा शंखनाद नाम दिया गया है। कांग्रेस नेता व्यापम चौराहे से सीएम हाउस घेरने के लिए निकले, लेकिन रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कांग्रेस नेताओं को वाटर कैनन से पानी की बौछार करके पीछे हटाया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जब भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनका मनोबल नहीं टूटा, फिर आगे आए। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और दूसरे पदाधिकारियों को हिरासत में लिए जाने के बाद ही प्रदर्शन खत्म हो गया है। प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व पीसीसी चीफ सुरेश पचौरी, अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत कई बड़े नेता शामिल रहे।
और इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि मुझे यहां आकर सिर्फ खुशी नहीं बल्कि शक्ति भी मिलती है। कमलनाथ ने अपने युवा कार्यकर्ताओं के दिनों जब वो पार्टी में थे उन दिनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस में जब मैं था तो बड़े नेता मुझे छोकरा कहते थे। जब 79 में मैं पहली दफे संसद में पहुंचा था, हमें जो वरिष्ठ थे छोकरा कह के पुकारते थे, वो भी एक समय था। आज ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं, अभी शंका हुआ किस चीज का? आप केवल कांग्रेस की बात नहीं है, आज तो मध्य प्रदेश के भविष्य की बात है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने स्थानीयों को उम्मीदवार बनाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उम्मीदवारों को लेकर फैसला हाईकमान लेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के खाते में इस बार राज्यसभा के लिए शायद ही कोई उम्मीदवार चुना जाए और यही वजह है कि बीजेपी स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस को घेर रही है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की प्राथमिकता नहीं है, बल्कि दिल्ली से आयातित नेता को यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कुलपति विवाद में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा क्या गरमाया। अब राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों के लिए भी स्थानीय मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस राज्य में नियुक्तियों के लिए स्थानीय को प्रमुखता देने की वकालत करती रही है। सरकार का एजेंडा भी खांटी छत्तीसगढ़िया परंपरा को आगे बढ़ाने का रहा है। कुलपति विवाद में भी इसकी तस्दीक हो चुकी है। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि अगर बाहरी प्रत्याशी हुआ तो बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग जाएगा। हालांकि स्थानीय मुद्दे पर कई नेताओं ने दावेदारी के साथ साथ समीकरण बैठाने भी शुरू कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस की माने तो उम्मीदवारी पर हाईकमान फैसला लेगा। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कौन जाएगा यह तय करने का अधिकार कांग्रेस नेतृत्व के पास में है। कांग्रेस नेतृत्व राज्य नेतृत्व से चर्चा करके यह तय करेगा कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कौन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसमें फिजूल की चिंता मत करे। कौशिक जी और उनके दल को जनता ने यह अधिकार नहीं दिया है कि राज्यसभा के बारे में विचार भी कर सके। जहाँ तक छत्तीसगढ़िया जाएगा या गैर छत्तीसगढ़िया जाएगा, यह भी निर्णय करने का अधिकार कांग्रेस के राज्य नेतृत्व के पास में है। राज्यसभा में छाया वर्मा और राम विचार नेताम की सीट खाली हो रही है। राज्यसभा की इन दोनों सीटों के लिए 10 जून को मतदान होगा और इसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। दोनों ही सीटें कांग्रेस को मिलेंगी क्योंकि कांग्रेस के पास संख्या बल ज्यादा है और शायद यही वजह है कि बीजेपी स्थानीय को मुद्दा बना रही है। ये 2 राज्यसभा के सदस्य के चुनाव आए हैं। अभी आपके सामने पता लग जाएगी कि कितना छत्तीसगढ़ियों से प्रेम है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास हम उठा करके अभी देख लें तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की प्राथमिकता नहीं है, बल्कि दिल्ली से आयातित नेता को यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य बनाए जाते हैं और बनाने के बाद में यहाँ प्रचार में छपते रहता है कि केट तुलसी कहाँ है राज्यसभा सदस्य। कुल मिलाकर स्थानीय को प्रमुखता मिली तो प्रदेश के 2 नेता राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस किसी तेज तर्रार नेता को राज्यसभा भेजना चाहेगी। ऐसे में एक सीट पर फिर से बाहरी को भेजा जा सकता है। इसीलिए बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेर रही है। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। यूपी में योगी सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। अब सूबे में स्कूलों की तरह ही मदरसों में भी राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश मान्यता प्राप्त यहां अनुदानित और गैर अनुदानित सभी मदरसों में लागू होगा। मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसों में पढ़ाई से पूर्व राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। यूपी में रमजान की छुट्टियों के बाद खुल रहे सभी मदरसों में अब पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान होगा और दुआएं भी मांगी जाएंगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी के अनुसार राष्ट्रगान सभी मदरसों में किया जाएगा और इसके लिए सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है।
उज्जैन की एक मस्जिद में मंदिर के साक्ष्य होने का दावा करने वाले संतों की अब तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब जांच की मांग करने वालों में महामंडलेश्वर शैलेश नंद भी शामिल हो गए हैं। महामंडलेश्वर का दावा है कि मस्जिद के नीचे शिव परिवार सहित गणेश जी की आकृति है। अन्य देवी देवताओं के चिन्ह होने का दावा भी किया गया है। इससे पहले महामंडलेश्वर आचार्य शेखर जी भी कुछ इसी तरह का दावा कर चुके हैं। मेरी बात हुई है पुरातत्व विभाग के सोलंकी जी से। वहाँ की जो जानकारियाँ मुझे मिल रही है उसके अंदर नीचे भगवान शिव के मंदिर के अवशेष हैं। देखिए, जब पीठ बनी तो शंकराचार्य पीठ के अंदर भी ऐसे अनेक स्थान है और उज्जैन तो प्राचीनतम विश्व की नगरी है। यहाँ पर भी ज्ञानवापी पीठ की तरह ही लगातार उत्खनन कार्य होना चाहिए और साथ में आप पाएंगे कि यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में, यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है। तो हम ये उत्खनन करके यदि कहीं पर भी निकलता है उसमें धर्म का कोई वैमनस्य नहीं है। ये तो अन्य संप्रदाय को भी स्वीकारना पड़ेगा कि यदि किसी जगह पर कुछ बना है, कुछ रहा है तो उसका सम्मान करें। ये हमारी भारतीयता का, हमारे सनातन का सम्मान है। ऐसे वक्त में जब दिन तप रहा है, हवाएं दहक रही हैं, सड़कें भभक रही हैं, तब आदमी बाहर जाने के नाम पर दो मरतबा सोचता ज़रूर है। लेकिन इस देश की एक बड़ी आबादी के पास ऑप्शन नहीं है। नौकरी की ज़रूरत जलती दोपहर पर भारी पड़ जाती है। ऐसे ही एक रेस में दो जिंदगियां खामोश हो गईं। दरअसल इन दिनों जबलपुर में एमपी पुलिस की भर्ती चल रही है। सोमवार से शुरू हुई इस भर्ती में 6वीं बटालियन में दौड़ के दौरान दो युवकों की अचानक तबीयत खराब हुई और अलग अलग दिनों में इलाज के दौरान दोनों युवकों की मौत हो गई। इस मामले को गंभीरता से देखते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फौरन इन फिजिकल परीक्षाओं को रोक दिया है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि पुलिस भर्ती की फिजिकल परीक्षाओं को 2 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब बात कांकेर की करते हैं। गढ़चिरौली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 12 लाख के इनामी नक्सली दंपति को पुलिस ने अपने पास बुलाया और शायद खबर यह भी मिल रही है कि इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। पीएलजीए के सक्रिय सदस्य थे सुकांत और राजे। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की कई नक्सली वारदातों में शामिल थे। नक्सलियों पर, इन पति पत्नी पर 3 हत्या, 7 हमले, 1 डकैती, कुल 11 मामले दर्ज थे। और इनका दिल जो है पसीजा। सरकार की योजनाओं से ये प्रभावित हुए और कांकेर जिले से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ऐसे अभी कई और नक्सली हैं जो मुख्य धारा से में लौटना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। आइए, संविधान में विश्वास कीजिए और आत्मसमर्पण कीजिए।